जी हाँ, आपने सही पढ़ा। बाटा एक इंडियन कंपनी नहीं है, ये एक चेक रिपब्लिक की कंपनी है। तो हेलो गाइस, आज हम बाटा शू मेकिंग कंपनी के बारे में जानेंगे। कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई, इसने कौन से हार्डशिप और फेलियर्स फेस किए थे, ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई और ये कंपनी आज 3000 करोड़ का रेवेन्यू कैसे पाती है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। मेरी गारंटी है कि आपको बाटा की सक्सेसफुल बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलेगा और कैसे छोटे छोटे डिसीजन एक बिजनेस के लिए बहुत मायने रखते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो चलो देखते हैं बाटा की सक्सेस स्टोरी। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाटा के सक्सेस स्टोरी के पीछे जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है थॉमस बाटा। थॉमस बाटा का जन्म ऑस्ट्रिया हंगरी में 3 अप्रैल 1876 में हुआ था। ये सक्सेस स्टोरी की शुरुआत होती है जब थॉमस बाटा अपने भाई बहन एंटोनिन बाटा और एना बाटा अपने बाप दादा के बिजनेस में लग जाते हैं जो उसे कुछ स्लोवाकिया में था। शुरुआत में बाटा कंपनी के सिर्फ 10 ही एम्प्लॉइज थे। बाप दादा का बिजनेस होने के कारण तीनों भाई बहन को शू मेकिंग बिजनेस की काफ़ी जानकारी थी। उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। उस जमाने के लोग लेदर के शूज़ पहनना पसंद करते थे, लेकिन बाटा के पास लेदर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो अब थॉमस ने डिसाइड किया कि वे लेदर शूज़ नहीं बनाकर कैनवस शूज़ बनाएंगे। बाटा के कैनवस शूज़ लोगों को बहुत पसंद आए और इसके कारण बाटा कंपनी की ग्रोथ डबल हो गई थी। इसके बाद बाटा नई बिजनेस स्ट्रैटेजीज और टेक्निक सीखने के लिए अमेरिका गए। वहाँ पे उन्होंने अमेरिकन मास प्रोडक्शन स्टाइल को सीखा और उन्होंने वो स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस के ऊपर अपनाई और उसके कारण उनके बिजनेस का भी प्रोडक्शन फास्ट हो गया। और इसके बाद उन्होंने एक न्यू शू लाइन को लॉन्च किया जिसका नाम था बाटोफ्की। बाटोफ्की ऑफिस में काम करने वालों में बहुत फेमस हुआ और बहुत ग्रो हुआ और उसका कारण है कि वो शूज़ बहुत स्टाइलिश और लाइट वेट थे और उनका प्राइस भी बहुत कम था। बिजनेस के कुछ वर्ष बाद थॉमस बाटा के छोटे भाई एंटोनिन बाटा की मृत्यु हो गई और उनकी बहन एना बाटा की भी शादी हो गई थी और उन्होंने भी बिजनेस छोड़ दिया और इसके कारण थॉमस बाटा बहुत अकेले हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खूब मेहनत की और अपने बिजनेस को ग्रो किया और उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे छोटे भाइयों को भी बिजनेस में शामिल कर लिया। उस समय बाटा का इंटरनेशनल सेल्स बढ़ रहा था। 1912 तक बाटा के वर्कर्स की संख्या 600 से भी ज़्यादा हो गई थी। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था तभी उन्हें मिलिट्री के लिए शूज़ बनाने के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला और उसके कारण उनके बिजनेस को बहुत फ़ायदा हुआ। इस ऑर्डर के कारण उनका बिजनेस 10 गुना बढ़ गया था। 1914 से लेकर 1918 तक बाटा ने अपने बहुत सारे आउटलेट्स अलग अलग सिटीज़ में खोल दिए, लेकिन बाटा का बुरा समय तब शुरू हुआ जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। उनके कंट्री की इकोनॉमिक एकदम से गिर गई और किसी के पास पैसे नहीं थे। वर्ल्ड वॉर का असर बाटा के बिजनेस के ऊपर भी आया था। उनके बिजनेस की सेल्स 75% नीचे गिर गई थी, लेकिन तभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उनका डिसीजन यह था कि वे अपने शूज़ की प्राइस 50% कम कर देंगे। उनका ये डिसीजन उनके वर्कर्स को बहुत पसंद आया। उनके वर्कर्स ने उनके ये डिसीजन को बहुत सपोर्ट किया और इसके कारण वे अपने 40% सैलरी कट के लिए भी तैयार थे। और इसके बाद उन्होंने अपने फूड और क्लोथिंग बिजनेस के प्रोडक्ट्स के प्राइस भी काफ़ी कम कर दिए। थॉमस बाटा ने तभी के समय में प्रॉफिट शेयरिंग इनिशिएटिव शुरू किया जिससे आज हम ESOP कहते हैं। आसान भाषा में इसे एक्सप्लेन करूँ तो ये एक एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान है जहाँ पे एम्प्लॉय को कंपनी के कुछ % शेयर मिल जाते हैं और इसके कारण उनके वर्कर्स उनके लिए बहुत लॉयल थे और इसके साथ बाटा बिजनेस ग्रो होता रहा और बड़ा होता गया और इसके साथ बाटा की सक्सेस स्टोरी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपसे मेरी एक अपील है कि आपको इस वीडियो से कौन सी नई बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखने मिली, आप मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। हम वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहते हैं। मैंने उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है।